हाँ जी, क्लास 10th वालों, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। ज्यादा कुछ किया नहीं अभी तक। टेंशन नहीं लो यार, एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। सारा सिलेबस करवा दूंगा मैथ का, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, तो बस टेंशन नहीं लेनी, आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक ही वीडियो में कंप्लीट, जो कि है तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी सीरीज आखिर होती क्या है। चलो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है अपने उसी चंटू का। सर चंटू वापस आ गया। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि हमने एक इमेजिनरी कैरेक्टर चंटू अज्यूम किया होता है हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जहां पर चंटू की जरूरत हो। तो यहां पर हमने अपना वही चंटू भाई ले लिया, ठीक है। अब इस चंटू के पेपर खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पेपर अभी शुरू होने वाले हैं, पर चंटू भाई के पेपर पहले खत्म हो गए हैं। ये बंदा फ्री होके बैठा है, आराम से इसकी हॉलीडेज चल रही हैं, हॉलीडेज एंजॉय कर रहा है। वैसे तुम लोग अपनी हॉलीडेज में एग्जाम्स के बाद क्या करने वाले हो मुझे बताना जरूर। तुम लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चों ने तो ये भी सोच लिया होगा कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं यहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ख्याली पुलाव तो बनाते रहते हो, पहले एग्जाम तो दे दो। हाँ, रियलिटी में जियो, प्रेजेंट में जियो, अभी एग्जाम देने हैं। पर जिसने सोच लिया मेरे को बताना जरूर कि क्या सोचा है, आखिर तुमने क्या करना है अपनी हॉलीडेज में एग्जाम्स के बाद। तो चंटू की हॉलीडेज चल रही हैं, वो आराम से बैठा चिल कर रहा, फोन चला रहा था। तभी उसके मम्मा आए और उससे कहा, बेटा तू फ्री तो बैठा है, फोन चलाई जा रहा है, तो यहां पे उठ और पंखा साफ कर। वैसे ये मैंने बड़ी प्यार से बोला है, इतनी प्यार से वैसे मम्मा बोलती नहीं है। वो क्या बोलती हैं मैं नहीं बता सकता। बस यहां पे पंखा साफ करने के लिए उसे कहा। तो चंटू भाई अपना खड़ा हुआ पंखा साफ करने के लिए, पर उस बेचारे की हाइट है छोटी और पंखा लगा है बहुत ऊपर। तो फिर वो क्या किया उसने, वो लैडर या सीढ़ी लेके आया। अब वो सीढ़ी जो है ना, वो कुछ इस तरह की थी, जैसे सीढ़ी में जो सबसे नीचे वाला उसका स्टेप है, ये जो स्टेप्स होते हैं ना सीढ़ी के, उसे रंग्स ऑफ लैडर भी कहते हैं। तो ये जो उसके स्टेप्स हैं या रंग्स हैं, उसमें से सबसे नीचे वाला स्टेप था 45 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला था 43 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला था 41 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला था 39 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला था 37 सेंटीमीटर का। तो ट्रेंड समझ में आया, एक एक छोड़ के ऊपर बढ़ता कम होता जा रहा है। पहले 45 था, एक छोड़ा 43, एक छोड़ा 41, एक छोड़ा 39, एक छोड़ा 37। तो ऐसे ऐसे जो स्टेप्स हैं सीढ़ी के या रंग्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं ऊपर जाते हुए। तो अगर मैं इसको एक सीरीज में लिखूं, यानी कि पहले 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37, अगर मैं ऐसे इसको सीरीज में लिखूं 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37, और फिर ऐसे आगे ये बढ़ता चला जाएगा, है ना, एक एक छोड़ के। तो ये जो मैंने सीरीज में इसे लिखा, इसी सीरीज को हम कहते हैं एपी सीरीज। अब कई पूछेंगे कैसे, ये आखिर एपी सीरीज कैसे हुई भाई? सर ये एपी सीरीज कैसे हुई? तो चलो अब मैं तुम्हें वो बताता हूं कि आखिर ये एपी सीरीज कैसे हुई। देखो यार, कोई भी सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है, वो जानने के लिए उस सीरीज में तुम्हें दो चीजें ढूंढनी होंगी। सबसे पहली कि उसमें कोई ना कोई एक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। वैसे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि पहली टर्म या कोई भी पूरी एक सीरीज है उसमें पहली एक टर्म तो होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। जैसे यहां पर पहली टर्म है 45, सबसे पहली टर्म है, बिल्कुल ठीक। पहली टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम उसे लिख देते हैं पहली टर्म को A1, या फिर उसे हम ए अकेला भी लिख सकते हैं, जो पहली टर्म होती है। तो पहली टर्म को या तो तुम लिख सकते हो A1 या तो तुम लिख सकते हो A। अब कब A1 लिखना है, कब A लिखना है, ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तुम्हें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखना है एक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करनी है मैंने वो भी बता दी। तो चलो इसी के साथ ना दूसरी चीज जानने से पहले बाकी टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बता देता हूं। बहुत आसान है, पहली टर्म को A1 रिप्रेजेंट किया, दूसरी को कर दो A2, तीसरी को कर दो A3, चौथी को कर दो A4, पांचवी को कर दो A5 और अप टू सो ऑन, ऐसे करते करते A6 A7 A3 ऐसे ही टर्म्स आगे
बढ़ती चली जाएंगी। तो ये अपनी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म और आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर हाँ, सिर्फ पहली टर्म ही ऐसी टर्म है जिसे हम a की जगह पे, मतलब a1 को भी a भी लिख सकते हैं। बाकी कोई भी टर्म को अकेला a लिखने की गलती मत करना, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ पहली टर्म को ही a1 की जगह पे a भी लिखा जा सकता है। किन कंडीशंस में, जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे चैप्टर आगे करेंगे क्लियर होता जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कॉमन डिफरेंस। दूसरी चीज है कॉमन डिफरेंस, कि उसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि अगर मैं एक टर्म आगे वाली से पिछली वाली टर्म को माइनस करूं तो उनके माइनस करने पर जो आंसर आए वो सेम हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं 43 में से 45 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? अगर मैं 43 में से 45 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? यह आएगा -2। ठीक है, वही वैसे अगर मैं 41 में से 43 को माइनस करूंगा, पहले मैंने इसमें से इसे माइनस किया, अब इसमें से इसे माइनस करूंगा। 41 में से 43 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 41 में से मैंने 43 को माइनस किया, तब भी कितना आया? -2 ही आया, सेम। तो मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी पिछली टर्म में से उसके आगे वाली टर्म को माइनस करूं और वैसे ही पहले इन दोनों के लिए करा, फिर मैंने इन दोनों के लिए करा, और ऐसे अगर दो चीजों का डिफरेंस करने पर ये कॉमन डिफरेंस आए या ये डिफरेंस सेम आए, जैसे यहां भी -2 था, यहां भी -2 था, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये जो कॉमन डिफरेंस हमने किया है इसको हम a1, a2, a3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 43 क्या था अपना? a2 था। 45 क्या था अपना? a1 था। तो यहां a2 माइनस a1 किया हमने, यहां पर हमने a2 माइनस a1 किया। और 41 क्या था भाई? 41 था a3, और 43 क्या था? a2। सो यहां पर a3 माइनस a2 किया इस केस में। तो मतलब फिर हमने किया a3 माइनस a2, और दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी ये दोनों बराबर आए, तो ये कंडीशन निकल के आ गई। यानी जब हमारा ऐसे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर है, या ये कॉमन डिफरेंस है, या फिर इनका डिफरेंस सेम है, तो ये एपी सीरीज होती है। ठीक, पता चल गया कोई भी सीरीज एपी सीरीज कब होती है? कोई भी सीरीज एपी सीरीज तब होती है जब उसमें एक तो फर्स्ट टर्म हो और साथ ही साथ एक कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस डी होता है ना हमारा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से लिखते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। ये क्या हो गया? जीरो भी हो सकता है। ठीक, सो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे यहां पे कॉमन डिफरेंस -2 था, मतलब नेगेटिव था, वैसे पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है कोई, या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये है कॉमन डिफरेंस। अब तक हमने जितना भी कर लिया, पहले मैं इतना रिवाइज करवाता हूं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने देखा एपी सीरीज क्या होती है, एग्जाम्पल से समझा कि चंटू था, हॉलीडेज चल रही थी, मम्मी ने बोला पंखा साफ कर, सीडी लेके आया, सीडी के हमने रंग्स देखे, रंग्स से एक सीरीज बनाई, सीरीज में हर एक एलिमेंट कह रहा हूं, टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने वो देखा, a1, a2, a3 वगैरह। और ये एपी सीरीज है, ये पता कैसे चलेगा, इसमें फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इनके बारे में जाना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये हमने सब जान लिया है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे, पहले इतना नोट कर लो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है पिछले कुछ चैप्टर्स में। जिन्होंने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं करे जाके कर लो, उन सब की वन शॉट वीडियो भी इसी एवीएम स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे डल रखी हैं, तो जाकर वॉच कर सकते हो। तो फिलहाल वापस इसी पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ी होगी, क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे ही
इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को जानने के लिए चलो वही एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं। 45, 43, 41 और ऐसे करते करते आगे बढ़ती रहेगी। इसमें जो a है या फर्स्ट टर्म है वो है 45, है ना, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था, -2। कॉमन डिफरेंस है -2 और फर्स्ट टर्म है 45, यानी a और d की वैल्यू हमें यहां से सीरीज देख के मिल गई। इसमें जो पहली टर्म है a1 उसको मैं ऐसे a भी लिख सकता हूं, मैंने बताया था, और a कितने के बराबर है, 45 के बराबर है, तो पहली टर्म हो गई अपनी 45। ठीक है, अब दूसरी टर्म जो है ना 43, उसको हम या तो a2 के बराबर लिख सकते हैं या इसे लिखने का एक और तरीका भी है, यानी कि पहले a1 की जगह पे a आया और दूसरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं a और उसमें मैं d को प्लस कर सकता हूं, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है। कैसे, a की जगह पे क्या था, 45 लिख दिया मैंने, प्लस d की जगह पे क्या था, -2, मैंने वो भी लिख दिया। सो यहां पे प्लस और माइनस की जब भी लड़ाई होती है तो कौन जीतता है, माइनस। सो बीच में क्या आएगा अब 45 और 2 के, -2, और 45 - 2 कितना हो गया, 43, और यहां पर मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई 43, जो कि कितनी है, 43 तो है। जो इसकी थर्ड टर्म है उससे मैं a + 2d लिख सकता हूं, यानी कि a की जगह पे 45 + 2 × d की जगह पे -2 = 45 माइनस, क्योंकि यहां पर देखो माइनस और प्लस में लड़ाई होगी तो माइनस आएगा, और 2 कितना आएगा, मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, और 45 में से 4 गए तो बचे 41, तो यानी इसकी थर्ड टर्म आई 41, कितनी है, 41 ही तो है। ऐसे ही हम आगे a4, a5, a6 वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। जितनी भी टर्म है, जैसे ये थर्ड टर्म है तो उसके आगे जो a के साथ में प्लस होगा वो उससे एक कम होने वाला है, यानी थर्ड टर्म थी तो a + 2d, सेकेंड टर्म है तो a + d, आगे फोर्थ टर्म होगी तो a + 3d, फिफ्थ टर्म होगी तो a + 4d, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आगे ये आता जाएगा। यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको a के बराबर लिखा जा सकता है, सेकेंड टर्म को a + d के बराबर लिखा जा सकता है, थर्ड टर्म को a + 2d के बराबर लिखा जा सकता है, और ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि अपनी जो सीरीज थी a1, a2, a3 अप टू सो ऑन करते हुए आगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2 के जगह पे a + d, a3 के जगह पे a + 2d, और आगे जहां पर a4 आएगा समझ लो ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, वहां पे a + 3d, और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये अपना सीरीज को लिखने का एक और तरीका हो गया। ठीक, एक और तरीका हो गया, और तो और यही है इसको लिखने की अपनी, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में ये नहीं है, एक और भी, क्योंकि ये तो एक और तरीका हो गया ना, एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो मैं धीरे धीरे बताता हूं। तो यहां पर ये एक और तरीका है, इतना समझ आ गया। अब देखो तुम्हारे सामने ना दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं एपी सीरीज की, दोनों एपी सीरीज ही हैं तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं। पहली जो एग्जाम्पल है उसमें जो सीरीज है वो है 1, 2, 3, 4, बस इसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा, यानी इसमें हमारे पास एक फर्स्ट टर्म 1 भी है और एक लास्ट टर्म 4 भी है, यानी इस सीरीज में एक फर्स्ट टर्म भी पता है हमें और लास्ट टर्म भी पता है ना। तो ऐसी एक सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, ऐसी एक सीरीज को हम कहते हैं फाइनाइट एपी सीरीज। और यहां पर एक ऐसी सीरीज है दूसरे एग्जांपल में तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 के आगे देखो डॉट 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 लगे हुए हैं। डॉट 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 लगने का मतलब कि आगे अप टू सो ऑन ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं रुक रही है। यानी इसकी फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास पर कोई भी लास्ट टर्म नहीं है। अब तुम में से अगर कोई कहेगा ना कि 4 इसकी लास्ट टर्म है, भाई तुम क्यों नहीं समझ रहे, 4 इसकी लास्ट टर्म नहीं है। 4 के आगे यहां पे डॉट 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 लगा है, यहां नहीं लगा था, जहां नहीं लगा मतलब ये सीरीज इतनी है, पर लगा है मतलब ये 4 के आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी इसकी लास्ट टर्म, लास्ट वाला नंबर क्या है वो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो लास्ट टर्म नहीं पता, फर्स्ट टर्म पता है बस, और ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है, तो इसे हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी सीरीज कहते हैं। ओके ठीक है। अब
अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। देखो, अगर कोई भी एक सीरीज अप टू n टर्म्स तक जा रही है, हमें नहीं पता कितनी है, अप टू n टर्म्स है, बस कोई n टर्म्स तक जा रही है, कोई भी सीरीज है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? a1 a2 a3 अप टू सो ऑन करते करते an तक। तो यहां पर ये जो सीरीज आ रही है ना अप टू n टर्म्स तक वाली, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना n टर्म्स तक जा रही है। ये रही पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये nth टर्म वाली, लास्ट वाली टर्म n सीरीज। इतना समझने के बाद अब ध्यान से देखना, a1 को मैं क्या लिख सकता हूं? a2 को क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस डी, मैंने अभी ऊपर बताया थोड़ी देर पहले। a3 को a प्लस 2d, और अप टू सो ऑन करते करते कैसे जाएगा? जितना भी यहां पे नंबर होता था, जैसे कि यहां पे 3 है या थर्ड टर्म है, तो d के साथ उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई होता था, है ना? जैसे a3 है तो a प्लस 2d, 2 है तो a प्लस d, आगे 4 आएगा तो a प्लस 3d, और वैसे अगर n है तो n से एक छोटा नंबर कौन सा हुआ? n माइनस 1। n से एक छोटा नंबर कौन सा हुआ? n माइनस 1। तो an वाली टर्म की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चल गया पता? क्योंकि a तो देखो सभी में प्लस हो ही रहा है, तो वो तो मैं प्लस करूंगा, a प्लस, और उसके बाद d के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी यहां पे नंबर है उससे एक कम। 3 था तो 2, 2 था तो 1, मतलब d के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, और यहां पर n है और d के साथ में एक नंबर कम यानी n माइनस 1। और ये जो सीरीज अपनी निकल के आई है, ये क्या है? अपनी AP सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म, AP सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आ गया समझ कि AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं? आ गया। अब मैंने ये जितना भी पढ़ाया है, रिकैप दे देता हूं, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी जो हमने पढ़ी थी। हमने सीरीज की एक एग्जांपल ली, उसमें a निकाला, d निकाला, और फिर वहां से a1 a2 a3 को हम a प्लस d a प्लस 2d के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने जाना। उसके बाद हमने इस पूरी सीरीज को इसी शक्ल में लिख दिया, और फिर मैंने तुम्हें 2 सीरीज की एग्जांपल दी और बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट AP सीरीज क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली। ठीक, तो इतना होने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं या तुम्हारी NCERT बुक में हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन तुम्हें किस तरह का पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, जितना भी अभी तक कर लिया उसके अकॉर्डिंगली। तुम्हारे सामने आ रहा है वो क्वेश्चन, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 अप टू सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। यानी कि यहां पर तुम्हें एक AP सीरीज दी हुई है, तुम्हें इसका फर्स्ट टर्म a निकालना है और कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है। देखो AP क्या दी हुई है तुम्हारे पास में? AP सीरीज गिवन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड अप टू सो ऑन करते करते आगे जा रही है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले a की वैल्यू तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये है 3/2। सो a की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गया हमारा पहला आंसर जो कि है a की वैल्यू। अब कॉमन डिफरेंस अगर d निकालना है तो वो कैसे निकलता है? या तो तुम a2 में से a1 को माइनस कर दो, या तुम a3 में से a2 को माइनस कर दो, यानी या इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से इसे माइनस कर दो, एक ही बात है। तो यहां पर मैं सेकेंड टर्म ले लेता हूं 1/2 में से माइनस कर देता हूं इस फर्स्ट टर्म 3/2 को, और अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। अब ये मत बोलना एलसीएम नहीं लेना आता, अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं वही लिख सकता हूं
तो ऊपर ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होता है -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस का 1। तो यहां पर हमारे d की वैल्यू आ गई माइनस का 1, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, और तुमसे पूछा जा सकता है इसके बाद और कि जो तुम्हें ये सीरीज दी गई है, क्या ये एपी सीरीज है? मतलब मैं अब तुम्हें दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये था पहला टाइप, ये पहला टाइप जिससे तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप हो सकता है सेकंड टाइप, जिसमें तुम्हें एक एपी सीरीज दे दी गई होगी, ठीक है, और तुमसे पूछा गया होगा कि बताओ ये एपी सीरीज है या नहीं है। सीधी सी बात है, ये ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना, इस बार जब तुम्हें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं, तुम्हें सबसे पहले निकालना है a3 माइनस a2 अलग से, फिर a2 माइनस a1 अलग से। ये दो चीजें तुम्हें अलग से निकालनी होंगी, और अगर इन दोनों की वैल्यू आ गई सेम, तो मतलब ये जो सीरीज है अपनी, ये एपी सीरीज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें ये दिया होता, अगर तुम्हें ये ना दिया होता कि ये एपी सीरीज है, ठीक है, हमें तुम्हें ये ना दिया होता, तुम्हें दिया होता कि बस ये एक सीरीज है और बताओ ये एपी सीरीज है या नहीं, तो तुम कैसे बताते? तो तुम सीधा सीधा यहां पे ये ए और डी निकालते तो जरूर, पर डी निकालने का तरीका अब थोड़ा सा डिफरेंट होता, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास आज कपड़ा है एक, तो यार डस्टर ना थोड़ा गंदा हो गया था, तो वो मैंने धोने के लिए दे दिया, तो अभी फिलहाल ये कपड़ा ही है। अब तुम्हारे पास ना, अब सेकेंड टाइप देखते हैं क्या है। सीरीज सेम रहने देते हैं। सेकेंड टाइप में है कि तुम्हारे सामने सीरीज गिवन है और बताओ क्या ये एपी सीरीज है या नहीं। तो तुम सबसे पहले करो a2 माइनस a1, फिर निकालो a3 माइनस a2, ठीक है। सो a2 की जगह पे है 1/2 माइनस a1 की जगह पे है 3/2। इसे हमने अभी निकाला था, कितना आया था, माइनस का 1। अब मैं a3 माइनस a2 करूंगा, a3 के जगह पे -1/2, a2 के जगह पे, यानी कि सबसे पहले a3 की वैल्यू लिखी -1/2, ये वाला माइनस का साइन, a2 की जगह a2 की वैल्यू -1/2, नीचे 2 आएगा एज इट इज क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, फिर ये माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, आ गया माइनस का 1, यानी ये भी -1, ये भी -1, ये आ गया सेम। तो मतलब ये एक एपी सीरीज है। सेकेंड टाइप ये आ सकती है। अब सेकेंड टाइप में तुम्हें इसके साथ में एक क्वेश्चन जोड़ के पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो हमारी सीरीज है एपी सीरीज है कि नहीं, और अगर एपी सीरीज है तो इसकी अगली दो टर्म्स क्या होंगी। यानी कि अब अपने पास में a भी पता है अपने को जो कि है 3/2, d भी पता है अपने को जो कि है 1/2। तो अब जितनी भी सीरीज दी गई है इसके आगे जो दो टर्म्स और अगर तुम्हें लिखनी हो तो वो क्या होंगी? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। पहली टर्म थी a1, दूसरी थी a2, तीसरी है a3, चौथी है a4, और आगे की दो और टर्म्स कौन सी हुई, a5 और a6। यानी अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें a5 निकालना है और a6 निकालना है। बहुत आसान है भाई। a5 कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, a+4d। a6 कैसे निकालोगे, a+5d। जितना भी ये टर्म होती है उससे एक नंबर कम से d के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में a की वैल्यू कितनी है 3/2, प्लस 4 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है -1/2 थोड़ी ना है, सर क्या कर रहे हो, d की वैल्यू तो -1 है। सो 4 के बाद इंटू माइनस, अरे यार मैं 1/2 क्यों लिख रहा हूं, क्या हो गया मेरे को, 4 इंटू -1। सो माइनस और प्लस की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा भाई, माइनस जीतेगा ना। 3 माइनस 3/2 माइनस ये वाला 4 कितना आएगा, अब 2 4 सा कितना हो गया 8, सो 3 माइनस 8 नीचे कितना आएगा 2। एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। अब 8 में से 3 गए तो चलो छोटे बच्चों की तरह करते हैं, 8 में से 3 गए कितने बचेंगे, 8 गया, 7 गया, 6 गया, 5 बचेगा। क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं यार, -5/2 बचेगा। आगे बढ़ते हैं।
a प्लस 5d, a की जगह पे 3/2 प्लस 5, d की जगह पे माइनस का 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 10, 2 5 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आया माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2। सो ये रही इसकी फिफ्थ टर्म, ये रही इसकी सिक्स्थ टर्म। तो तुमने जब ये पता कर लिया कि ये एपी सीरीज है या नहीं, ए और डी की वैल्यू आई, ए और डी की वैल्यू से आगे जितनी मर्जी टर्म्स निकाल लो, अब उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और तुमसे या पूछी जा सकती है कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम इस चीज के ऊपर, जिसकी तुम्हें एक एपी सीरीज बनानी पड़ेगी। तो वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की आएगी वो भी देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर तुम इतना नोट कर लो, मैं तब तक एक वर्ड प्रॉब्लम खोलता हूं। कर लिया नोट? वीडियो पॉज करो, नोट करो। और अब यहां पर मैं इसे कर रहा हूं इरेज, इसे मैं कर देता हूं इरेज। और अब हम देखेंगे वो एक वर्ड प्रॉब्लम की एग्जाम्पल जैसी तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 में से। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, तुम्हारे सामने भी आ रही है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when the 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। सीधी सी बात है, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है अपने बैंक अकाउंट में ना, बाय द अमाउंट अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, वो अपने बैंक अकाउंट में ना उसने 10,000 रुपए डिपॉजिट करके रखे हुए हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 8% है पूरे साल का पर एनम। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000। ठीक है, तो अब हर साल उसके अकाउंट में कितना पैसा बढ़ता रहेगा या कितना पैसा होता रहेगा वो इंटरेस्ट लग लग के, उसके जरिए या उसके अकॉर्डिंगली हमें एक एपी बनानी है। जिसे नहीं समझ आया मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि देखो, एक बंदा है, उसने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डाले, डिपॉजिट किए, और हर साल उसके उस 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लग रहा है 8% का। अब उस इंटरेस्ट के लगने के बाद हर साल उसमें कितने पैसे बढ़ रहे हैं, उसकी एक एपी सीरीज हमें बनानी है। ठीक है, पर एपी सीरीज यहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, जरूरी नहीं होता कि वर्ड प्रॉब्लम्स की जब वो हम सीरीज बनाएं तो वो एपी सीरीज ही हो, और अगर वो एपी सीरीज नहीं हुई तो हमें नीचे लिखना भी है कि दिस इज नॉट द एपी सीरीज, ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक, क्योंकि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम देके ये पूछा जा सकता है ना कि बताओ कि ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर जब तुम एपी सीरीज बनाते हो तो वो एपी सीरीज एक्चुअल में एपी सीरीज हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी, और अब हम इसे सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि तुमने पिछली कुछ क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, पर मुझे नहीं पता अभी कितनों को याद है और कितनों को नहीं, तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, जितने भी पैसे डिपॉजिट करे जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, या जिसको पी लिखा जाता है, और फिर इसमें प्लस करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना उस पर लग रहा है, जैसे यहां पे 8% है, डिवाइडेड बाय होता है 100, और इस पूरे की पावर होती है n। ये होता है फॉर्मूला अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो जो मतलब निकालने का फॉर्मूला। अब इसके लिए अगर तुम्हें एपी सीरीज बनानी हो तो क्या होगा, सबसे पहले साल के लिए n, मतलब यहां जो n आता है वो होता है कितने टाइम पीरियड के लिए है, कितने साल या कौन से वाले साल पर इस फॉर्मूला को लगाया जा रहा है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8, डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर 1 यानी पहले साल के लिए। उसके बाद दूसरे साल का आएगा 10,000 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट में सबसे ऊपर 2। तीसरे साल के लिए 10,000 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 के पूरे की पावर 3, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहां पर अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके यहां पर जो भी नंबर्स निकल के आएंगे, उन नंबर्स को अगर
तुम ऐसे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन करके आगे मान लो और इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, दैट इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 वगैरह वगैरह, आगे तुम कॉमन डिफरेंस निकालो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये आपस में बराबर नहीं है। यानी इनका कॉमन डिफरेंस जो है, एक्चुअल में जो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस उनमें कॉमन है ही नहीं, डिफरेंस उनमें बराबर है ही नहीं। तो यहां पर ये एपी सीरीज नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। तो यहां पर तुम मेंशन करोगे एज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, एज दे डोंट हैव एनी कॉमन डिफरेंस, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज, या फिर दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन डज नॉट फॉर्म एन एपी सीरीज। ये तुम्हें इसमें मेंशन करना होगा। सो इस तरह के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो तुम्हें समझ के उस पर एक सीरीज बनानी होगी। सीरीज बनाने के बाद तुम्हें देखना होगा वो एपी सीरीज बन रही है या नहीं। अगर तो ये डी की वैल्यू सेम आ गई दोनों केसेस में, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 बराबर आ गया, तो ये एपी सीरीज है। नहीं आया तो नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, आसान है। इतना होने के बाद तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम बड़े आराम से कर पाओगे, क्योंकि उसका हर एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट्स पर, तब तक के लिए इतना नोट करो। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यार देखो, तुम्हें ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में तो पता ही है अब, क्योंकि मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है। यहां पर ये जो सीरीज है, A1 की जगह पे A लिखा हुआ है, A2 की जगह पे A प्लस डी लिखा है, A3 की जगह पे A प्लस 2D लिखा है, अप टू सो ऑन करते करते AN की जगह पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। मतलब कि ये A1 A के बराबर है, ये A2 A प्लस डी के बराबर है, ये A3 A प्लस 2D के बराबर है, और ऐसे ये AN A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D के बराबर है। यानी AN A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D के बराबर है। और ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। और यहां पर ये जो AN है ना, इसको nth टर्म या ये वाली जो सबसे n वाली टर्म है nth टर्म कहा जाएगा, या फिर सबसे लास्ट वाली टर्म जो है AP की, ये कहा जाएगा। इस AN को इस पूरी AP की या तो nth टर्म कहा जाएगा या तो लास्ट टर्म कहा जाएगा। बाकी इसमें क्या होता है सारी चीजें तुम्हें पता ही है। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म है। जैसे AN का मतलब तो उस टर्म पर है क्या, यानी कि अगर मेरे पास एक सीरीज है 43, 41, 42 बोल रहा हूं सॉरी, 41 के बाद 39, तो यहां पर ये अगर अपने पास में एक सीरीज है तो ये 41 अपनी क्या है, 41 अपनी एक सेकेंड टर्म है ना। तो इसका n की वैल्यू हुई 2। पर वहीं अगर मैं तुमसे कहूं कि 41 जो है ये एक्चुअल में सेकेंड टर्म का नंबर है, यानी A2 की वैल्यू जो है वो 41 है ना। यानी यहां पर A2 की वैल्यू 41 है, बट यहां पर अगर मैं n बोलूं तो वो 2 है ना। मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें एक और सीरीज की एग्जांपल के जरिए थोड़ी और अच्छे से बताऊं तो चलो एक ये ले लूं। सबसे पहले कपड़ा इसे साफ करते हैं अच्छे से, गंदा नहीं करेंगे बोर्ड। अगर मैं लूं 1, 2 और 3, बस इतनी सी सीरीज है, छोटी सी सीरीज है। इस सीरीज की nth टर्म कौन सी है बताओ? तो इसकी nth टर्म है 3, यानी यहां an की वैल्यू है 3, है ना। और अगर मैं तुमसे कहूं ये कितनी टर्म है, मतलब कौन सी वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कौन सी है? तीसरी टर्म है। तीसरी टर्म पर 3 नंबर आ रहा है। सो टर्म तीसरी है तो n की वैल्यू 3, पर उस पर भी 3 आ रहा है तो an3 है ना। पर ये तो चलो मैंने 1, 2, 3 ले लिया, तुम फिर से कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। और लेते हैं 4, 5 और 6 ले लेते हैं, 4, 5 और 6 ले लेते हैं। अब यहां पर ये जो 4 है, 5 है, 6 है, ये एक अलग एपी सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 6 है। तो यहां पर जो थर्ड टर्म है A3 वो 6 है, पर n की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्म है, ये थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3। यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जितनी टर्म है वो n है, और उस टर्म पे जो वैल्यू है A3 वो 6 है। अब आया समझ?
A3 और N के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर AN और N में डिफरेंस क्या होता है। ये तो वही बात हो गई कि तुम पूरी रामायण देख रहे हो, देख ली तुमने, और तुम पूछ रहे हो राम जी कौन थे। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने ये जितना भी पढ़ लिया, इसके बेसिस पर किस किस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। सर कंसेप्ट बस इतना ही था, क्वेश्चन है, हाँ कंसेप्ट इतना ही था, पर जितना ये छोटा कॉन्सेप्ट था ना, क्वेश्चंस इससे उतनी ही ज्यादा तरह के आते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, पर घुमा देने वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जो शायद तुम्हें फंसा सकते हैं, पर मैं उन्हें फंसने नहीं दूंगा। चलो फिलहाल इतना नोट करो और फिर हम इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कर लिया? 5 तक गिनूंगा, नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। 1 2 3 4 5। चलो अब मैं इसे करने वाला हूं इरेज, ठीक है। ये मैंने इसे रब कर दिया और अब यहां पर क्वेश्चंस आते रहेंगे और मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन यहां पर देता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन यहां पर तुमसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखो यार, एक तो तुमसे पूछा जा सकता है, एक सेकंड, हाँ पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी दी हुई है, उसकी 10th टर्म या 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालो। यहां पर तुम्हें एपी सीरीज दी हुई है 2 7 12 अप टू सो ऑन, ये एपी सीरीज है और तुम्हें निकालनी है इसकी 10th टर्म, यानी कि यहां पर n की वैल्यू तुम्हें दी गई है 10, तुम्हारे पास एपी सीरीज है तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 में से 2 गए, कितना बचा 5। तो तुम्हारे पास d पता है, a पता है, n पता है, निकालना क्या है तुम्हें कि 10th टर्म पर कौन सी वैल्यू है, यानी a 10 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। n की जगह पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू a की जगह पे कितनी वैल्यू है 2, ये क्या लिख रहे हो सर 2, प्लस n की जगह पे कितना है 10 माइनस 1, d की जगह पे कितना है 5। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 गए 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 45, 45 और 2 47। सो a 10 की वैल्यू आ गई 47, पहला आंसर हो गया। इजी, ऐसे ही आसान आसान सवाल आने वाले हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि और तुम्हें किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ये आ गया तुम्हारे सामने तुम्हारा अगला सवाल। चलो अगला सवाल कहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि एपी सीरीज गिवन है, क्या ये एपी सीरीज में कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू -81 हो, क्या इस पूरी सीरीज में कोई ऐसी टर्म है जहां पे वो टर्म 0 आ रही हो। हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, तो चलो करते हैं। चलो यहां पर तुम्हें जो एपी सीरीज दी गई है वो एपी सीरीज कौन सी है, 21, 18, 15 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है क्या -81 आ रहा है कहीं पे, तो यार देखो यहां पर ना an की वैल्यू दी हुई है -81, हमें नहीं पता ये किस नंबर पे आ रही है, मैंने यहां पे n लिख दिया और इसी n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है कि कितने पे आ रही है। उसके बाद इसके a की वैल्यू सीरीज देख के पता चल गया 21, d की वैल्यू 18 माइनस 21 करके आ जाएगी, कितना होता है 18 माइनस 21 होता है माइनस का 3, ठीक है, 18 माइनस 21 माइनस का 3। अब बस फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे पुट करो ये रहा, a की जगह पे पुट करो 21 प्लस n की जगह पे वही तो हमें निकालना है, d की जगह पे माइनस का 3, और यहां पर जो n है वो हमारे पास पता नहीं है कितना है, पर an की वैल्यू -81 दी हुई है। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n -1 -3 ब्रैकेट तुम हटा सकते हो, -3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, रुको
मैंने गलती से वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये डी साथ में हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, सबसे पहले इस माइनस और इस प्लस की लड़ाई होगी, लड़ाई होके माइनस आ जाएगा, फिर 3 इंटू एन 3n एंड आफ्टर दैट 3 इंटू 1, ओके माइनस और ये चलो कट। अब ये हो गया -81 इज इक्वल टू 21 प्लस, अब देखो -3 इंटू एन हो गया -3n, -3 इंटू -1 हो जाएगा +3। जब भी -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा पॉजिटिव का। सो ये आ गया -81 इज इक्वल टू 21 -3n +3, ठीक है। फिर -81 इज इक्वल टू 21 नहीं आएगा, 21 + 3 कितना हो गया 24 -3n। फिर मैं क्या करूंगा, इस 3n को इज इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा, माइनस का 3n प्लस का 3n हो जाएगा। इधर 24 है, माइनस के 81 को इज इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा, ये प्लस का 81 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 81 और 24 कितना होता है भाई, 81 और 24, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105 आ गया। और n की वैल्यू कितनी आई, 105/3। यहाँ पे आ गया 105/3, मैं इसको काट सकता हूँ, देखो 3 3 जा 9, नीचे आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, यानी 335 जा 105 होता है। सो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि 35th टर्म ऐसी है जहां पे -81 आने वाला है। 35th टर्म ऐसी है जहां पे -81 आने वाला है। सो ये क्वेश्चन भी होता है डन। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, तुमसे जो पूछा जा सकता है। सो एग्जाम्पल नंबर 5 है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की। अब जो मैं करवाने वाला हूं तुम्हारे सामने वो ऑलरेडी आ रही है। जब तक मैं इसे रब करता हूं तुम इस एग्जाम्पल को रीड करो, पढ़ो और समझो। एग्जाम्पल में तुम्हें कहा जा रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक एपी है, कहते हैं तुम्हें बतानी है, एपी ढूंढनी है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 5 है, यानी A3 की वैल्यू 5 है, और उसकी जो 7th टर्म है वो 9 है, यानी A7 की वैल्यू 9 है। एपी निकालनी है। देखो यार A3 5 है, मतलब मैं A3 की जगह पे A + 2D लिख सकता हूं, वो 5 के बराबर है। और A7 अगर 9 है मतलब A + 6D की वैल्यू 9 है। अब यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो तुम जानते होगे ना, चैप्टर नंबर 3 में किया था हमने, और अगर नहीं आता तो पहले जाके चैप्टर 3 करके आओ, क्योंकि जब तक पिछली चीजें नहीं करोगे आगे की चीजें समझना मुश्किल होगा थोड़ा। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, हमें यहां पर इतना लिख के इनका साइन चेंज करना होता है। जैसे यहां पे प्लस था तो माइनस हुआ, प्लस था तो माइनस हुआ, आगे ये प्लस था तो माइनस हुआ, यानी कि अब इनके सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। ये 2D प्लस का है, माइनस का 6D इज इक्वल टू 5 और माइनस का 9। 2D में से 6D गए, यहां पे आया माइनस का 4D इज इक्वल टू 5 में से -9 है तो ये आ गया माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 1। यानी अब तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस जो D है उसकी वैल्यू 1 निकल के आ गई है। कॉमन डिफरेंस D की ये 1 है, D की जगह पे 1, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में भर के देख लो। मैं यहां भर देता हूं, A + 2D इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, D की जगह पे 1 भरूंगा तो A + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, A + 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाऊंगा, सो A इज इक्वल टू 3। यानी अब तुम्हारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है। अब क्या इससे AP सीरीज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। AP सीरीज क्या होती है, पहले A आता है, फिर आता है A + D, फिर आता है A + 2D, फिर आता है A + 3D, और ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाता है। सो A की जगह पे क्या है अपना 3, A + D यानी कि 3 + 1 4, फिर A + 2D यानी कि 3 + 2 कितना हो गया 5, अप टू सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आ गई अपनी AP सीरीज। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, और अगली तरह का सवाल जो तुमसे पूछा जा सकता है तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम तब तक रीड करो, मैं इसे रब करता हूं। चलो
फटाफट 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 रीड करो रीड करो रीड करो। कर लिया? करा क्या नहीं करा? एग्जाम्पल है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। अब हमें एपी, मतलब ये जो सीरीज दी गई है, ये भी नहीं बताया कि ये एपी है कि नहीं, इतना बोला है कि कुछ नंबर्स की लिस्ट तुम्हारे सामने दी गई है, बताओ 301 इसमें कोई एक टर्म होगी या नहीं होगी, यानी 301 इस पूरी सीरीज में आता होगा या नहीं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है वो क्या है, 5, 11, 17, 23। अब सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये एपी सीरीज है कि नहीं है। देखो एपी सीरीज के लिए ये 11 माइनस 5 कितना होता है, 6, 17 माइनस 11 कितना होता है, 6। कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 11 माइनस 5 भी 6 है, 17 माइनस 11 भी 6 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये एपी सीरीज है। ये हमने चेक कर लिया, यानी इसकी फर्स्ट टर्म यहां पे कितनी है, 5, डी कितना आया, 6। उसके बाद 301 कहीं आ रहा है या नहीं ये चेक करना है, यानी कि अब ए एन को अगर मैं 301 मान लेता हूं तो चेक करते हैं कि इसके लिए एन की कोई वैल्यू आ रही है या नहीं। अब तुम्हें इतनी सारी वैल्यूज पता है तो बस सिंपली ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाओ, इसकी वैल्यू निकालो और मुझे बताना एन की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, और अब मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि ये जो एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू आएगी बटे की शक्ल में, यानी एक तो कोई ना कोई डिनोमिनेटर होगा और कोई एक न्यूमरेटर होगा। ठीक है, और इस तरह से जब कोई भी वैल्यू एन की आती है तो इसका मतलब यही है कि ये वाली जो अपनी टर्म है 301 कहाँ गई, ये 301 ये इस पूरी लिस्ट में कहीं पर भी नहीं आ रही है। सीधी सी बात। अब करते हैं अगले एग्जाम्पल को। चलो अगला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने तो आ ही रहा है, तुम रीड करो, मैं तब तक इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, रीड करो भाई, फटाफट रीड करो। तो यहां पर 7th एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, मतलब अगला एग्जाम्पल आ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कहते कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले अगर मुझे इसके लिए एक एपी सीरीज बनानी हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 का टेबल पढ़ूंगा, छोटी क्लासेस में जाऊंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अरे एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, ये तो 2 डिजिट के हैं, 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो आने कहां से शुरू होते हैं, 12 से। तो सीरीज का पहला नंबर क्या है, 12 है। फिर आगे क्या आता है, 3 5 जा 15, अगला नंबर क्या है, 15, फिर 3 6 जा 18, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जाना है, कितने 2 डिजिट नंबर, यानी सिर्फ 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हों, यानी 100 से पहले पहले वाले, क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट का हो जाता है, 1 2 3, 99 तक वाले नंबर देखने हैं। अरे 99 तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैं ऐसे 99 लिखूं और डिवाइड में 3 करूं तो ये आराम से 33 टाइम्स पे कट जाएगा। 33 इंटू 3 99 होता है, तो लास्ट टर्म भी पता चल गई 99 होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरी एक एपी सीरीज तैयार है। ठीक है, अरे ये कपड़ा कितना बड़ा है यार। 99 एपी सीरीज अपनी पूरी एक तैयार है। निकालना क्या है हमें, कितने 2 डिजिट नंबर, यानी कितने टर्म्स n की वैल्यू निकालनी है। और यहां पर जो लास्ट टर्म है an वो है 99, पहली टर्म a कितनी है, 12, कॉमन डिफरेंस कितना है इनमें, 3 का, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3। तो बस यहां पर अब a इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यूज गिवन है, n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ, जीरो नहीं आएगी, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगी, वो निकाल के तुम मुझे बताने वाले हो। तो यहां पर ये भी एग्जांपल होती है डन। आगे बढ़ते हैं। हो भाई साहब, बड़ी स्पीड चक रहे हो सर, क्या करें भाई, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट के बेस पर, तो तेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब है तुम्हारे सामने ना, तुम्हें पता क्या करना है, एक एपी दी हुई है और उसके लास्ट वाले नंबर से 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है, तुम्हें एपी सीरीज कौन सी दी है, पहले वो लिख लेते हैं।
एपी सीरीज है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन करते करते -62, और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें 11th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से, यानी लास्ट टर्म से पीछे आते आते तुम्हें 11th टर्म निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस सीरीज को उल्टा के लिख दूंगा, यानी -61 यहां लास्ट टर्म है ना, मैं इसको पहले ले आऊंगा, यानी इस एपी सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -62 पहले, आगे करते करते 4, फिर ये आएगा 7, फिर ये आएगा 10। मैंने कुछ नहीं किया, बस उल्टा कर दिया, ये पहले कर दिया, फिर ये 4, फिर ये 7, फिर ये 10। मैंने एपी सीरीज को कर दिया उल्टा। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो ए की वैल्यू कितनी है, -62। यहां से जो लास्ट टर्म है ए एन, उसकी वैल्यू कितनी है, 10। और इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 - 4 कितना होता है, 3। 10 - 7 भी 3, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू है 3। और तुम्हें क्या निकालना है इसमें, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या बोला गया है, 11th टर्म। एक्चुअली एन की वैल्यू भी नहीं, तुम्हारे पास ना यहां पे 11th टर्म तुम्हें निकालनी है, तो तुम्हें एन को 11 रखना पड़ेगा और ए एन की वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी। फिर इसके लिए बेसिकली कहूं तो मैं क्या, ए 11 की वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी। इसकी ए एन या लास्ट टर्म तो 10 ही है, वो गलत नहीं है, पर तुम्हें निकालनी है इसकी 11th टर्म। सो 11th टर्म निकालने के लिए तुम्हें n को 11 लेना पड़ेगा और a 11 निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की जगह पे 11, a 11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 62 प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे इंटू 3। बस ये A11 की वैल्यू, इससे तुम सॉल्व करोगे और निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो A11 की वैल्यू है जो तुम्हें निकालनी थी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। चलो, तुम्हारे सामने तो एग्जांपल आ ही रही है भाई, रीड करो। और ये है एक वर्ड प्रॉब्लम। अब एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है तुम सबके सामने, रीड करो इसको और समझो। ठीक है, तुम तब तक इसे रीड करो, मैं ज़रा पानी पी लूँ थोड़ा सा यार, बहुत टाइम हो गया पानी नहीं पिया मैंने, गला खराब हो जाएगा। ओके, सो अगर ये एग्जांपल एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या कहती है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do these interest form an AP, if so find the interest at the end of 30 years of making use of this fact। ठीक है, तुमसे क्या बोला जा रहा है कि फिर से एक बंदा है, चंटू मान लो अपना, उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे जिस पर उसे हर साल 8% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। अब क्या ये जो इंटरेस्ट लगते लगते हर साल नंबर्स आएंगे, उससे कोई एपी सीरीज बनती है? और अगर वो एपी सीरीज बनती है तो बताओ 30 सालों के एंड तक उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, या 30 साल के एंड पर उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, उस तक नहीं, उस पर 30 साल के एंड पर उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी वहां पे लगाई, 1000 रुपए, 1000 रुपए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, 8% का, है ना। और उसके बाद उसने कितने टाइम के लिए ऐसे करा, वो तो हम एपी के हिसाब से देखेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे। अब तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो नहीं भूल गया ना? अरे भाई वो भी भूल गया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है उसे मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कितने टाइम के लिए डाला डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये होता है। अब यहां पे इसका जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 इंटू टाइम पहले समझ लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ये मैं कर रहा हूं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट कैसे लिखा है सर, बहुत गंदा लग रहा है, रुको यार थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं तुम्हारे लिए। ये लो यार, और बोलो 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो
तो यहां पर ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 8 इंटू 10 कितना हो गया 80 रुपीज। वैसे कि रुपीस का साइन पहले लगता है, ये लो यार 80 रुपीज। अगर मैं कहूं सेकेंड ईयर के लिए वो कितना होगा 1000 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम में 1 की जगह पे 2 क्योंकि सेकेंड ईयर है, इंटू 100, फिर इसको काटा 8 2 16, 16 और 10 160 रुपीज। वैसे ही थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं। थर्ड ईयर पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 3 से 24, 24 इंटू 10 240, 240 रुपये तीसरे साल का इंटरेस्ट। यानी अगर मैं इसकी एक सीरीज बनाऊं तो पहले आएगा 80, फिर आएगा 160, फिर आएगा 240 एंड अप टू सो ऑन करते करते आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो 160 माइनस 80 कितना होता है 80, 240 माइनस 160 कितना होता है 80। तो मतलब हमारे पास ये एक एपी सीरीज बन रही है, यानी एपी सीरीज तो बन रही है। यस इट इज एन एपी सीरीज। और अब हमसे कहा था कि अगर एपी सीरीज है तो 30th ईयर पे कितना होगा, यानी कि A30 निकालना है। तो यानी अपने पास में यहां A की वैल्यू 80 है, जो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू भी 80 है। हमें निकालना है A30 क्या होगा, यानी N की वैल्यू कितनी है 30 है। तो बस A30 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। A की जगह पे अपना 80 प्लस में N की जगह पे अपना 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी कितना 80। सॉल्व करो, A30 की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक, सो ये तो वही एग्जाम्पल्स कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स में भी गिवन है। ये जितनी भी एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कराई है ना, ये 3 से लेकर 9 तक की सारी एग्जाम्पल्स को कवर करता है। अब एक्सरसाइज में से मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं जो तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे नजरें घुमाते हैं जरा। तो चलो एक्सरसाइज 5.2 के कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो शायद तुम्हारे लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, जहां पर तुम अटक सकते हो, पर मैं तुम्हें अटकने नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहते हैं कि अगर तुम्हारे एपी की 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 10 गुना बड़ी है, यानी कि A17 माइनस A10 जो है वो बराबर है 7 बार बड़ी है, तो 7 के बराबर है, यानी उसकी 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 बड़ी है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। सो 17 को A प्लस 16D लिखा जा सकता है, पता ही है तुम्हें। A10 को A प्लस 9D लिखा जा सकता है, तुम्हें पता ही है, इज इक्वल टू 7। फिर इसको A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट में माइनस इंटू A माइनस इंटू 9D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई 7 बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7। सो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से 7 खत्म, D की वैल्यू 1, यही निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, D आ गया 1 खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तुम्हारे सामने भी आ रहा है, मेरे सामने भी आ रहा है, रीड करो तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, कहते कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। सबसे पहले एपी लिखते हैं, क्या है एपी कितनी है 3 15 27 3 15 27 39 है 29 39 है 39 एंड अप टू सो ऑन, आगे बढ़ते बढ़ते जा रही है। अब मुझे निकालनी है ऐसी टर्म, यानी n की वैल्यू जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी कि मुझे निकालना क्या है, मुझे ऐसी n की वैल्यू निकालनी है जो कि इसकी 54th जो टर्म होने वाली है उससे 132 ज्यादा होगी
54th टर्म कहो या फिर कहो a 54 से 132 टाइम ज़्यादा होगी, उसके लिए n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं a 54 निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 3, जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो कितना है 12। देख लो 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, और इसमें a 54 अपने को निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू है 54। सो यहाँ से a 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 12। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पर जो अपने पास a 54 वाली टर्म आएगी, आंसर आएगा, वो आएगी अपने पास 639। यह है a 54। अब अगर मैं इस टर्म में कितने ऐड करूं 132, तो वो आता है 771 आई गेस। करके देखें 639 में ऐड करूंगा। सो 9 और 2 आ गया 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 771 बिल्कुल सही 771 आता है। यानी अब कितनी ऐसी कौन सी ऐसी टर्म है जिस पे ये 771 आता है, ये निकालना है अपने को। देखो कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें ये 771 आता है, मतलब इसके लिए n की वैल्यू निकालनी है और a n की जगह पर ये दिया हुआ है। अब हमारे पास जो नई कंडीशन निकल के आई उसमें a n की वैल्यू है 771, n की वैल्यू हमें निकालनी है। a और d सेम ही है, a अपना वही है पहले वाला 3 और कॉमन डिफरेंस 12, क्योंकि सीरीज तो वही रहेगी ना। सो यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 771 इज इक्वल टू ए की जगह पे 3 प्लस में n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 12। बस इसे सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं करता हूं इसे इरेज। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस d सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, हमें कहा गया है कि 2 APs है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी जो 100th टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का कितना होगा। समझ लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट AP है, पहले वाली AP, उसकी जो 100th टर्म है वो है a प्लस 99d। 100th टर्म का मतलब क्या होता है a100, सो a100 को ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस 99d। और पहली वाली AP की जो 1000th टर्म है अपनी, या मैं कहूं तो a1000 जो है वो है a प्लस 999d। 1000 से एक कम 999d, इतना पता चल गया। अब मैं लेता हूं इसकी सेकेंड AP। सेकेंड AP की जो 100th टर्म है, या मैं कहूं तो a100 जो है, मैं सेकेंड AP में ना थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, मतलब कि फर्स्ट AP और सेकेंड AP अलग अलग है ना APs, तो इसको मैं कैपिटल A लिख देता हूं। ठीक है, सो इसकी जो 100th टर्म होने वाली है वो होगी a प्लस में 99d, कैपिटल A वाला, और इसकी जो 1000th टर्म होगी दूसरे वाले AP की, वो होगी a प्लस 999d। अब d क्यों आपने चेंज नहीं किया सर? अरे शुरुआत में ही तो बताया था कॉमन डिफरेंस सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो d चेंज नहीं होगा पर a चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों APs की अलग अलग हो सकती है सीरीज की। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों सीरीज की, इसकी और इसकी, जो 100th टर्म का डिफरेंस है, यानी जो स्मॉल वाला a की 100th टर्म है माइनस में जो दूसरे वाले AP की 100th टर्म है, इनका डिफरेंस जो है वो 100 है। ये हमें दिया हुआ है। a100 कितना है अपने पास, स्मॉल a प्लस 99d, माइनस ये वाला 100 कितना है अपने पास, कैपिटल A प्लस 99d, इज इक्वल टू कितना है 100 है। और अगर मैं यहाँ पे a प्लस में 99d माइनस इंटू a माइनस इंटू 99d माइनस 99d
इज इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पे प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल हो गया। सो ये स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 हो गया। अब हमें इनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है कि कितना होने वाला है। ये क्या कर दिया सर, अरे सॉरी यार, देखो मतलब हमें क्या निकालना है कि ए 1000 माइनस कैपिटल ए वाला जो 1000 है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये कितना है, ए प्लस में 999D माइनस में ये कितना है, कैपिटल ए प्लस में 999D इज इक्वल टू कितना होगा, निकालना है। फिर यहां पर अगर मैं अब माइनस इंटू ए करूंगा, ये माइनस का ए आएगा, ये भी माइनस इंटू दिस करूंगा, ये भी माइनस का आएगा, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, फिर ये स्मॉल ए माइनस में कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना था 100, तो यहाँ पे भी कितना होगा फिर 100, आ गया आंसर 100 आंसर। उन्होंने बोला था कि उन दोनों की 100 वाली टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 वाली के बीच का कितना होगा, सेम ही होगा, निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस बस सेम था, ये चीज याद रखना, D इज सेम इन दिस केस। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 13th क्वेश्चन आसान है, तुम कर लोगे मुझे पता है क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है। 14th वाला देखते हैं अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने आ रहा है। वैसे ये ज्यादा मुश्किल है नहीं यार, करवाऊं या रहने दूं। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें उसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 को लिखेंगे हम सीधा 15, ठीक है, पर मैं उसे तुम्हें समझाऊंगा जरूर, क्योंकि वैसे वो इतना मुश्किल नहीं है, पर हो सकता है शायद तुम्हें करने में मुश्किल हो, वैसे है नहीं इतना। क्वेश्चन नंबर 14 मैं तुम्हें वैसे ही समझा रहा हूं। क्या कहता है ये, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, हमें ये निकालना है। सीधी सी बात है, देखो 4 एंड कितना है, सॉरी 4 नहीं, 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं। देखो 4 का टेबल तुम लिखोगे ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। सो 10 के बाद 4 का मल्टीपल आ रहा है 12, है ना। तो यानी कि जब मैं इसकी AP बनाऊंगा तो उसका पहला टर्म ये 12 होगा, है ना। फिर उसके बाद कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है, तो अगला 16 होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और 250 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से मल्टीपल होता है, दैट इज, देखो 250 को अगर 4 से डिवाइड करोगे प्रॉपरली नहीं कटेगा, ना ही 249 कटेगा, 248 कट जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 248 डिवाइडेड बाय 4 लेता हूँ तो यहाँ पे 4 6 ज़ा 24 और ये 4 2 ज़ा 8, 62 टाइम्स पे बड़े आराम से कट जाएगा। सो 248 इसका एंड वाला नंबर है 250 से पहले। सो ये अपनी जो है पूरी की पूरी अपनी एक AP सीरीज बनके तैयार इस क्वेश्चन के लिए। और तुम्हें अब निकालना है कि आखिर ये कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी, यानी तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकालनी है। अब तो तुम वो निकाल लोगे, तुम्हें a की वैल्यू पता है 12, कॉमन डिफरेंस d पता है 4, 16 माइनस 12 4 होता है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और an जो लास्ट टर्म है वो भी तुम्हें पता है 248। बस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, an इज इक्वल टू an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आसान है। चलो अगला सवाल करते हैं सीधा। हाँ बहुत आसान चैप्टर है भाई, इससे आसान चैप्टर तो हो ही नहीं सकता। अब ये जब मैंने बोला ना, स्टूडेंट गालियाँ देंगे कमेंट्स में, भाई क्या बोल रहे हो सर यार आप, इस चैप्टर ने तो हमारी समझ जाओ क्या कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ APs इन दोनों की बराबर होने वाली है। ये भी आसान है, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखो 2 APs तुम्हारे पास ना गिवन है, ये भी मैं तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहला AP जो है वो है 63, 65, 67, 63, 65, 67 अप टू सो ऑन पहली AP। दूसरी AP 3, 10, 17, 3, 10, 17 आगे बढ़ते बढ़ते दूसरी AP।
तो पहली एपी और दूसरी एपी गिवन है और मुझे बताना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की कौन सी nth टर्म बराबर होने वाली है, यानी इन दोनों एपीज की कौन सी टर्म इकट्ठी या बराबर होने वाली है, इक्वल होने वाली है, वो निकालना है। पता है क्या करो, दोनों एपीज की जो nth टर्म है ना वो निकालो, यानी कि इस एपी को पकड़ो पहले। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 2, और इसकी जो ए एन आएगी वो कितनी आएगी, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, ए की जगह पे 63 प्लस एन एज इट इज माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2, इतना हुआ। फिर ये जो दूसरी सीरीज है इसको पकड़ो, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, इसका कॉमन डिफरेंस लिखो, इसकी ए एन की वैल्यू निकालो। फिर इसकी जो ए एन की वैल्यू आएगी और इसकी ये जो ए एन की वैल्यू आई हुई है, इन दोनों को कर दो बराबर, यानी कि एक तो ये जो आई थी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इसको बराबर कर दो इसकी nth टर्म के, कितनी आएगी, पहली वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस इसका 7, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, सो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इन दोनों को तुम इक्वल टू में इधर उधर सॉल्व करो अच्छे से। 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस में 7। देखो मैंने इतना कर दिया, अब आगे तुम कर सकते हो। 63 में से 62 गए, यार मैं ही करवाई जा रहा हूँ, क्या हो रहा है सर, आप हमें हिंट दे रहे हो कि करवा रहे हो? अरे मैं तो पूरा ही करवा रहा हूँ यार, ये क्या बात हो गई। तो 7 में से 3 गई, आ गया माइनस का 4 प्लस में 7n, बाकी आगे मैं तुम पर छोड़ता हूँ, इतना तो छोड़ सकता हूँ ना। -4 को इज इक्वल टू के इधर लेके जाओ, 2n को इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ। अब बस आगे कुछ भी नहीं करना, -4 को इधर ले जाएंगे, 61 -4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 65 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, यह आ जाएगा 5n, और n ही जगह पे आ जाएगा 13, क्योंकि 5 13 सा 65 होता है, n की वैल्यू 13। ओके यार, तो 15वां क्वेश्चन भी डन। अब करते हैं इसका अगला सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई फटाफट से करेंगे 16th क्वेश्चन को। ओके, मैं कैमरा देखने गया था कि सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 16, चलो यार फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसा एपी जिसकी तीसरी टर्म 16 है, यानी a3 इज इक्वल टू 16 है, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12 है, यही दिया है। हाँ, सो a7 को a प्लस 6d माइनस a5 को a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना है 12, और यहाँ पर a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से a कैंसिल, 6 में से 4 गया, आ गया 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 2 6 होता है 12। अब d की ये वाली वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, सो a प्लस में 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 6 होता है 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 16, 12 चल जाएगा इधर माइनस 12, सो a इज इक्वल टू 16 में से 12 गए तो कितने बचे 4। सो a और d की वैल्यू अपने पास में आ गई। निकालना क्या था ap, ले लो, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, ap नहीं निकाल सकते। क्या होती है ap, a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो ऑन। सो a की वैल्यू कितनी है 4, a प्लस डी यानी 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, फिर a प्लस 2d यानी 4 प्लस में 2 टाइम्स 6 यानी 4 प्लस 12 कितना हो गया 4 प्लस 12 16, तो बस हो गया, ऐसे ही है। हाँ, बस ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, AP भी तैयार। 4 10 16, लेट मी चेक, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है यार 16। अब मुझे देखने दो कि क्या कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें मुश्किल लग सकता है। लेट मी सी
17 आसान है, 18 भी आसान ही है, इतना औखा नहीं है, और आगे बस ठीक है। बाकी आगे जितने भी क्वेश्चंस है कोई इतने मुश्किल नहीं है, मैंने देख लिया एक्सरसाइज में। पर अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरे पूरी 1 शॉट वीडियो देखने के बाद में अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना और अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन करके ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक। तो फिलहाल इतना नोट करना चाहते हो तो कर लो, और नोट करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं अभी आता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना नोट करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो तुमने कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया नोट करने में। मैं तो देखो कपड़े भी बदल के आ गया, सो के भी आ गया, नहा के भी आ गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। देखा, इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी करते हैं थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, और हम इस चैप्टर के आखिरी स्टेज पर, आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं उसी एपी सीरीज को जो हमने अभी तक पढ़ी है, ऐसे A1, A2, A3 अप टू AN करते करते ये पूरी एक एपी सीरीज है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस हर टर्म का A1, A2, A3 से करते करते AN तक की सभी टर्म्स का सम निकालना है, मुझे बताओ कि इन सबको ऐड करके प्लस करके कितना आंसर आएगा। तो उसे निकालने के लिए अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, जो कि है ये वाला S ऑफ n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म्स जो तुम्हें पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम तुम्हें निकालना है। यहां पर भी n वही आएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, बाकी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 में एज इट इज लिखूंगा, अंदर 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2a क्या होता है, जिसमें 2a प्लस हुए पड़े हो। सो a प्लस a 2a के बराबर ही होता है, तो 2a की जगह पे मैं a प्लस a लिख सकता हूं। फिर प्लस में ये वाला n-1 इंटू डी एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो तो यहां से ये a प्लस n-1 इंटू डी किसी चीज का फॉर्मूला लग रहा है क्या? अरे हाँ, ये a प्लस n-1 इंटू डी तो an का फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं Sn इज इक्वल टू n/2 ये वाला a प्लस में इसकी जगह पे an लिख सकता हूं, और an कहो या फिर कहो nth टर्म। अगर हमारे पास ये एक फाइनाइट एपी है तो इसकी लास्ट टर्म भी होगी, और मतलब इसकी ये nth टर्म एक फाइनाइट एपी के अंदर क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, है कि नहीं। तो यहां पर इस फॉर्मूला को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस में l, मतलब लास्ट टर्म। तो यहां पर इस एक ही फॉर्मूला से हमने तीन फॉर्मूलाज बना लिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ठीक। इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज करके अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। पर इससे पहले एक चीज और जाननी जरूरी है यार, कि तुम्हें अगर सिर्फ सम्स वगैरह ही दिए हो, Sn की कुछ वैल्यूज दी हो, S1, S2, S3 कुछ भी दिया हो, तो उससे अगर तुम्हें टर्म्स निकालनी हो, पहली टर्म कौन सी होगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी, तीसरी टर्म कौन सी होगी। जैसे कि यहां पर तुम्हें A1 निकालना है तो भाई वो S1 के ही बराबर होता है। अगर तुम्हें A2 या सेकेंड टर्म निकालनी है तो वो S2 माइनस S1 के बराबर होता है। तुम्हें इतना तो समझ आ गया ना, S1 मतलब क्या, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म। S2 मतलब पहली दो टर्म्स का सम। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक एपी है जिसके अंदर एक ही टर्म है बस, जो कि है 1, तो इसका जो A1 की वैल्यू है, जो पहली टर्म है, वो भी 1 होगी, और S1 की वैल्यू भी 1 ही होगी। पर अगर मेरे पास एक एपी है जो कि है 1, 2, 3 ऐसे, तो ये इसमें पहली टर्म क्या है, A1, दूसरी टर्म क्या है, A2, तीसरी टर्म क्या है, A3। पर अगर मैं तुम्हें कहूं S1 की वैल्यू क्या है, यानी पहली टर्म का ही सम जो पहली टर्म के बराबर है, जो कि 1। अगर मैं S2 की वैल्यू बोलूं, यानी कि पहली दो टर्म्स का सम, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 3। S3 मतलब पहली तीन टर्म्स का सम, सो 1 + 2 + 3 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जितनी भी टर्म्स आती हैं सबका सम हम लिखते हैं S, और उसके नीचे जितनी भी टर्म्स का सम है वो, जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखना।
किसी चीज़ के पैरों में कोई नंबर को लिखना मतलब सबस्क्रिप्ट में लिखना। सो आई होप कि तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया कि आखिर सम क्या होता है और उससे कोई टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर कोई सीरीज दी गई है तो उसके लिए सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब A3 के लिए ऐसे दिया हो तो वही S3 माइनस S2। फर्दर अगर तुम यहां पे ध्यान से नोट करो तो क्या हो क्या रहा है कि यहां पर पैरों में जो नंबर है 2, आगे पहले सम उसी नंबर का होता है, उसमें से माइनस किया जाता है उससे एक नंबर पहले वाले सम से। यानी A2 है तो S2 माइनस S1 के बराबर, A3 है तो S3 माइनस S2 के बराबर। वैसे अगर ये AN हुआ तो सबसे पहले SN ही होगा, माइनस में फिर n से एक छोटा S ऑफ n माइनस 1 के बराबर। तो इस तरह से आगे इन सम्स को निकाला जा सकता है। आई होप इतनी चीज क्लियर है। तो इन फॉर्मूलाज को मैं यहां पर साइड में कहीं लिख देता हूं अभी, क्योंकि अब हम सीधा करेंगे एग्जांपल्स और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस, जिस भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी टाइप्स हम इसमें से कवर कर लेंगे। जो मुझे लगेगा कि अभी तक इस वीडियो में वो चीज या कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ है तो उनके क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो देखो पहला फॉर्मूला यहां पर तुमने कौन सा पढ़ा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दूसरा पढ़ा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तीसरा पढ़ा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब देखो मैं बोल बोल के इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और अब मैं ये चीजों को करने वाला हूं इरेज, और करेंगे सीधा एग्जाम्पल। चलो फटाफट से नोट करो। मैं डस्टर कह रहा हूं, वो अपना कपड़ा ले आता हूं जिससे मुझे ये साफ करना है। हो गया नोट? वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो मैं इसे कर रहा हूं इरेज। अब हम करेंगे सीधा इसकी एग्जाम्पल से शुरू, फिर इसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त, एकदम खल्लास। ठीक है, अरे ये 3 क्यों नहीं हटा, हट गया। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है तो हटा देना चाहिए। मजाक कर रहा हूं। चलो यार, अब हम तुम्हारे बुक की कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर इस फॉर्मूला को कहां कहां किस तरह से यूज करना है या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, वो सारी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस इस डब्बे में लिखे हुए आएंगे। ठीक, चलो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। तो तुम्हें AP दिया हुआ है और तुम्हें इसकी पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि AP कौन सी है। ठीक है, ये AP है 8 3 - 2, 8 3 - 2 अप टू सो ऑन, बढ़ती जा रही है। और पहली 22 टर्म्स का सम तुम्हें निकालना है, यानी S22 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब यहां से A की वैल्यू, पहली टर्म कौन सी है, 8। कॉमन डिफरेंस कितना है इनका, 3 - 8 और -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। 3 में 3 - 8 हो जाएगा -5 और -2 - 3 भी हो जाएगा -5। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -5। और क्या निकाला जा सकता है, n की वैल्यू जो कि है 22, क्योंकि हमें आगे 22 टर्म्स का सम निकालना है। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू S22 22/2 इंटू 2, a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 22 - 1 इंटू d की जगह पे माइनस का 5। तो यहां 2 11 = 22, 11 इंटू 2 8 = 16, फिर 22 में से 1 गए तो आ गया 21 इंटू -5, फिर यह आ जाएगा 11 इंटू 16, फिर उसके बाद माइनस और प्लस में लड़ाई होगी, माइनस जीतेगा। 21 × 5 आएगा 105, उसके बाद 11, फिर 105 में से 16 गए तो कितने बचेंगे भाई, ये बन गया अपना 15, ये बन गया अपना कितना हो गया 9 और ये हो गया 0। सो 15 में से ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 0, यानी ये आ गया 89 माइनस का 89। अब कोई भी चीज को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बड़ा ही आराम से बात होती है। यहाँ पे क्या होता है 89 9, सो 9 और 8 हो गया अपना 17 और ये हो गया 9, सो ये आ गया 979 तुम्हारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं किया, A D और N निकाला, फॉर्मूला में वैल्यू को रखा, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। ठीक, मैं भी चेक कर लेता हूं, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आएगा माइनस का
माइनस का, सॉरी माइनस लगाना मत भूलना, यहाँ पे मैं भूल गया था थोड़ा थोड़ा। यहाँ क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो माइनस का 89 और नीचे माइनस का ही 979। आया मजा? चलो नोट करो, अगली एग्जाम्पल करते हैं। कर लिया? कर लिया क्या नहीं कर लिया? अब तुम्हारे सामने अगली एग्जाम्पल आ रही है, मेरे सामने भी आ रही है, तो तुम तब तक रीड करो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से। अगली एग्जाम्पल है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। तो कहते हैं पहली 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है, फर्स्ट टर्म तुम्हें 10 दे रखी है और 20th टर्म तुम्हें निकालनी है। ठीक है, अगर यहां पे 14 टर्म्स का सम 1050 है तो मतलब n 14 मान सकता हूं मैं, और यहां पे फिर मैं Sn के फॉर्मूला में n की जगह पे 14 रख दूंगा। सो यहां पे ये आ जाएगा 14, फिर आता है n/2 मतलब 14/2 इंटू 2a मतलब फर्स्ट वाली टर्म जो कि है 10 प्लस में n जो कि है 14 माइनस 1। तो यहां पर d की वैल्यू नहीं गिवन तो ऐसे लिखेंगे, और S14 की जो वैल्यू है वो 1050 दी हुई है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं अपना 1050। ठीक है, अब मैं इसको जरा सॉल्व करूंगा पूरा प्रॉपर। सो 1050 इज इक्वल टू 2 7 14, ये आएगा 7, 2 10 आएगा 20 प्लस में 14 माइनस 1 हो गया 13d, और उसके बाद फिर 1050 इस 7 को भेज देंगे इसके डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस 13d, फिर उसके बाद इस 20 को इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। सो क्या आएगा 1050 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 20 इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ d, और उसके बाद यहां पे 13d इज इक्वल टू आएगा 1050 माइनस एलसीएम ले लेंगे, 7 2 14, ये आ गया 140 डिवाइडेड बाय, तो यहां पर ये अपने पास आएगा 910 और नीचे आएगा 7। फर्दर क्या होगा कि यहां पे 13 इज इक्वल टू के उधर जाएगा जो कि नीचे चला जाएगा। सो d इज इक्वल टू 910 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 13 इंटू 7 होता है 91, सो 910 डिवाइडेड बाय 91, ये आ गया 10 जा। सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई 10, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकल गई। अब अगर मेरे को a1 जो कि a के बराबर होता है और a20 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, जिसमें n की जगह पे कौन सी है 20th टर्म, a की जगह पे वैल्यू क्या है 10 है, प्लस में n की जगह पे इस बार 20 है, और कॉमन डिफरेंस d कितना है 10 है, इज इक्वल टू 10 प्लस 20 में से 1 गए 19 इंटू 10, यानी 10 प्लस 190 यानी कि आ गया 200। तो इसकी 20th टर्म की वैल्यू है 200। इज इट करेक्ट? लेट मी चेक। ओके लेट मी सी। ओके 200 बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला कौन सा सवाल करें भाई साहब? चलो आगे करते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने आ रही है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो फटाफट से एग्जाम्पल को रीड करो भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट से रीड करो। एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो तुम्हें पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S24 यू हैव टू फाइंड आउट क्या होगा, एंड उसकी nth टर्म an ऐसे दिया हुआ है कि 3 प्लस में 2n के बराबर है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले तो जब मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा यहां पे, तो ये a1 इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 इंटू 1 के बराबर आएगा जो कि आएगा 5। फिर मैं n की जगह पे यहां 2 पुट करूंगा तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2 के बराबर आएगा, यानी कि 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू, अरे 4 कितना गंदा बन गया, 4 5 6 7। फिर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस में, अरे सर 2 3 6 और ये हो गया 9, एंड फर्दर ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसमें ये जो AP बनने वाली है वो होगी 5 7 9 अप टू सो ऑन करते करते आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तुम ध्यान से देखो तो ये एक AP बन गई जिसका फर्स्ट टर्म
5 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 5 करो, 9 माइनस 7 करो, कितना आएगा 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है। और मेरे को इस बार n की वैल्यू भी पता है कि 24 है ना, तो Sn में निकाल नहीं सकता क्या, मेरे पास n आ गया, a आ गया, d आ गया, Sn तो बड़ी आराम से निकल जाएगा। Sn मतलब S24, फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, n की जगह पे 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस में n की जगह पे 24 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2। बस अब इसे सॉल्व करो और तुम्हारे पास S24 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, कोई परेशानी है तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम तुम्हारी एक्सरसाइज 5.4 में आने वाले कुछ ऐसे सवाल, सॉरी 5.4 कह रहा हूं, 5.3 में आने वाले कुछ ऐसे सवाल जो शायद तुम्हें थोड़ा अटका सकते हैं, उन्हें देखने वाले हैं। ठीक, तो अभी मैं करवाऊंगा तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो तुम भी अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, नहीं तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन तो आ ही रहा है भाई। चलो रीड कर लो, तब तक मैं इसे करता हूं इरेज। ओ भाई साहब, तो तुम्हारे सामने अब तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 प्रस्तुत है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस an स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास Sn की वैल्यू तुम्हें दी गई है 4n माइनस n स्क्वायर। आगे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी a1 की वैल्यू क्या होगी। What is the sum of the first two terms, पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा, यानी S2 की वैल्यू क्या होगी। What is the second term, सेकेंड टर्म क्या होगी। भाई साहब बहुत कुछ पूछा गया इसलिए तो ये मैं करवा रहा हूं ना, तुम्हें करने के लिए नहीं दे रहा, मुश्किल वाला देख लो मैं करवाता हूं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, और उसी तरह से कहते हैं अब तुम्हें इसकी थर्ड टर्म यानी A3 भी बतानी है, और क्या बताना है, इसकी 10th टर्म A10 भी बतानी है, साथ ही साथ इसकी nth टर्म भी तुम्हें बतानी है, यानी an की वैल्यू भी तुम्हें बतानी है। ओ भाई साहब देखो, इतनी सारी चीजें निकालनी है और गिवन सिर्फ ये एक ही चीज है। अब तुम अगर ध्यान से देखो ना यार, तो तुम्हें एक चीज याद होगी, मैंने बताई थी कि जो A1 है वही S1 के बराबर होता है। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था यार। अगर याद नहीं है तो बादाम खाया करो, अपनी थोड़ी ना स्मरण शक्ति तेज करो। आगे अब अगर मैं n की जगह पे यहां इस फॉर्मूला में 1 पुट करूं तो आएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां पर S1 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब A1 की वैल्यू भी 3 होगी क्योंकि A1 S1 के बराबर है। सो A1 की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया। उसके बाद S2 निकालेंगे। देखो यार, A1 की वैल्यू आ गई 3, S2 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसी फॉर्मूला में n की जगह 2 पुट कर दो। तो चलो पुट करते हैं। सो ये आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। सो S2 की वैल्यू आ गई 4, ये भी हो गया। अब आनी है सेकेंड टर्म क्या होती है भाई। देखो अब तुम्हारे पास S2 की वैल्यू है और S1 की वैल्यू है, और मैंने तुम्हें बताया ही था कि अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी हो तो वो कैसे आती है, S2 माइनस S1 करके। सो S2 की वैल्यू है 4, S1 की वैल्यू कितनी है 3, सो 4 माइनस 3 हो गया 1। सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। है कुछ मुश्किल? देखा, ये भी निकल गया। A3 की वैल्यू निकालो, अब वो कह रहे हैं। अब A3 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब। देखो यार, तुम्हारे पास A1 की वैल्यू आ गई और A2 की वैल्यू आ गई है। A1 और A2 की वैल्यू आने से तुम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो क्या, D की वैल्यू निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 3, सो यानी कि आ गया माइनस का 2। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, तुम्हारे पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, A1 कहो या A कहो, तो क्या तुम अभी थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास। A3 कितना होता है थर्ड टर्म में, यह आएगा A जो कि है फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे इस बार 3 है, माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 2 है।
सो 3 प्लस में 3 में से 1 गए 2 माइनस 2, 3 माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। सो ये रही तुम्हारी थर्ड टर्म -1। उसके बाद आते हैं इसकी 10th टर्म पे। देखो 10th टर्म अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया, वैसे ही निकाल लोगे तुम। a10 इज इक्वल टू आ जाएगा a जो कि है 3 प्लस में n-1, n की जगह पे 10-1 इंटू डी तो वही रहेगा विच इज माइनस का 2। सो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 10-1 हो गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 में से 3 गए तो आ गया अपना माइनस का 15 a10 की वैल्यू। ठीक, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। nth टर्म क्या होगी भाई? nth टर्म के लिए तो बेसिकली an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a की जगह पे पहली टर्म 3 प्लस में n-1 ही है, d की जगह पे कॉमन डिफरेंस माइनस का 2। सो ये आ गया अपना 3 प्लस -2 इंटू n -2n माइनस और माइनस प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 3 और प्लस का 2 हो गया 5 माइनस 2n अपनी an की वैल्यू। सारी चीजें निकल गई भाई, देखो सारी चीजें निकल गई। a1 की वैल्यू आ गई 3, s2 की वैल्यू आ गई 4, a2 की वैल्यू आ गई 1, a3 की वैल्यू आ गई -1, a10 की वैल्यू आ गई -15, an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। सब कुछ निकल गया। अब इस एक्सरसाइज में से इसी सम वाले टॉपिक के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं ताकि हर एक तरह के हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अब मैं लूंगा वो वर्ड प्रॉब्लम, इतना नोट करो, फिर वो वर्ड प्रॉब्लम लेके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं देख लूं रिकॉर्ड तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो इरेज कर दूं, 1 2 3 4 5, चलो इरेज कर दिया। चलो 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 चलो, आखिरी सवाल पे आ गए हम। चलो इसको क्या इरेज करना, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, कहते हैं कि उनके पास ना 700 रुपए के टोटल, ओके समझ गया, यानी कि ना कुछ कैश प्राइजेस उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को देने हैं एक स्कूल वालों ने, और जितने भी कैश प्राइजेस उन्होंने स्टूडेंट्स को देने हैं ना उन सभी का सम है 700 और उन्होंने वो 7 स्टूडेंट्स को देने हैं। तो इसका मतलब कि S7 की वैल्यू तो में दी गई है 700 आगे, यानी पहली 7 टर्म्स का सम 700 है। उसके बाद है इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। कहते हैं कि जो हर एक प्राइज के जो वैल्यू है वो अपने पीछे वाले प्राइस से 20 रुपीस कम है। यानी कि अगर मैं मानूं कि जो फर्स्ट वाला प्राइज है उसमें P आता है, मतलब कि P अमाउंट जो है वो दे रहे हैं स्कूल वाले, तो सेकंड प्राइज वाले को क्या देंगे, वो उससे 20 कम यानी P - 20। वैसे ही थर्ड वाले को इस सेकंड वाले से और 20 कम यानी P - 20 -20 यानी कि P - 40, और वैसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपनी एक AP सीरीज बन रही है। पहले आया P, फिर आया P - 20, फिर आया P - 40 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, जिसमें इसकी पहली टर्म P है और इसका कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 है ना, कि 20 कम होता जा रहा है आगे बढ़ते बढ़ते, तो D कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 है। ठीक है भाई, अपने को A पता चल गया, अपने को D पता चल गया, और क्या पता है अपने को S7 की वैल्यू पता है जो कि 700 है। ये ऊपर भी वैसे लिखी हुई है, यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखी हुई है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है, यानी तुम्हें एक पूरी AP सीरीज बनानी है, AP सीरीज निकालनी है, ताकि तुम्हें पता चले कि फर्स्ट प्राइस पे कितने पैसे हैं, सेकंड पे कितने हैं, थर्ड पे कितने हैं, ये सब तुम्हें पता करना है। कैसे करोगे भाई?
तुम्हें इसके लिए टर्म्स निकालनी पड़ेंगी ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। उसके लिए तुम्हें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू नहीं पता। तो अब ए की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो भाई। तुम्हारे पास डी की वैल्यू पता है, S7 में 700 है, मतलब n की वैल्यू 7 है। तो बस सीधा फॉर्मूला में पुट करो अब, S7 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म a जो कि है p प्लस में n माइनस 1 इंटू d। सॉल्व करो। 7 बाय 2, S7 की वैल्यू 700, 2p प्लस में 7 माइनस 1 किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज इक्वल टू 7 बाय 2 इंटू 2p प्लस और माइनस किया तो आया माइनस 6 इंटू 20 कितना आया 120। फिर यहां पे ऊपर से तुम ध्यान से देखो, इधर 7 बाय 2 है, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया p माइनस 60, है ना। अब ये मत बोलना कि 2 कॉमन क्यों ले लिया। अब यार देखो 2 कॉमन लिया ताकि ये 2 से 2 कट सके। अब जिन्हें 2 कॉमन नहीं लेना आता ना भाई, तुम पिछले चैप्टर करके आओ, तुम्हारी मैथ बहुत वीक है। कॉमन लेना तो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है भाई, कि देखो अगर यहां पे लिया है 2 प्लस में इधर लिया है 4, तो अगर इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है तो 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखो बची हुई चीज। यानी कि अगर 2 कॉमन लिया ना, इसका मतलब इन सब में से ऐसे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो 2 में से 1, 2 1 2 होता है तो ये 1, और 2 2 4 होता है तो ये 2। ऐसे कॉमन लिया जाता है। तुम्हें वैसे मैंने आसान तरीका बताया है, कॉमन होने का वैसे ऐसा तरीका नहीं होता, डायरेक्टली पता होना चाहिए। चलो आगे कहां पे पहुंच गए हम, 7 इंटू पी माइनस 60 यानी कि 7p माइनस 420, है ना। 7p जा 7p और 7 इंटू 60 420। तो यहां पर अभी 700 किसके बराबर आ गया, उसके, यानी 7p माइनस 420 के। सो 7p किसके बराबर आ जाएगा, 700 प्लस 420 के। इसको इज इक्वल टू के इधर लेके चल जाएंगे। तो 700 प्लस 420 कितना हो जाएगा भाई साहब, 1120। 700 प्लस 420 तो ये हो गया 1120। फर्दर फिर p जो है वो किसके बराबर आएगा, इसी 1120 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर आएगा। अब इसको तुम डिवाइड कर लो, ठीक है। 1120 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, ये आ गया 4, नीचे आ गया 2, 7 6 आ गया 42, और ये आ गया 0 160, यानी 7 160 सा होता है 1120। सो ये आ गया 160। सो p की वैल्यू है 160। इसका मतलब ये जो AP सीरीज है, यहां पे जब मैं p की वैल्यू भरूंगा 160, उसके अगले वाली p माइनस 20, यानी 160 में से 120 गए तो 140, फिर 120, ऐसे अप टू सोन करते करते ये बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है उसको मिलेंगे 160 रुपीज, सेकेंड वाले प्राइस को मिलेंगे ये सेकेंड टर्म 140 रुपीज, थर्ड वाले को मिलेंगे 120 रुपीज, एंड सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है डन। ठीक, आ गया समझ। तुम्हें S7 की वैल्यू गिवन थी 700, तो यहां से ये n की वैल्यू हो गई 7। फर्स्ट प्राइस को मैंने p मान लिया, ये मैंने लेट किया है, माना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अगला प्राइस होगा उसकी वैल्यू इससे 20 कम होने वाली है, तो मैंने -20 करा। इसकी इससे भी 20 कम यानी p -40 करा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद यहां से हमने क्या किया कि एक सीरीज बनाई, वहां से a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू अभी p है, पर p की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता थी, तो वो हमने आगे फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, p की वैल्यू आई। p मतलब a की वैल्यू जो सीरीज की पहली टर्म है, वैसे ही सीरीज बना ली। और फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट वाला प्राइस, सेकंड टर्म मतलब सेकंड वाला प्राइस, थर्ड टर्म मतलब थर्ड वाला प्राइस। और इसी के साथ अपना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ठीक,
मेरा गला खराब हो गया। ओके। नोट करो। और हाँ, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि अभी एंड वाला ज्ञान बाकी है। चलो नोट करो भाई साहब। हाँ जी, तो चैप्टर तो कंप्लीट है, पर तुम सभी से मुझे एक बात शेयर करनी है, ज़रा ध्यान से सुनना। मुझे एक दिन एक स्टूडेंट का डीएम आता है और वो कहता है कि भैया एग्ज़ाम का ना थोड़ा डर लग रहा है, डिप्रेस्ड लग रहा है, तो इसे ओवरकम करने के लिए क्या करूं। यार देखो, क्लास 10th और 12th ये दो ऐसी क्लासेस हैं जो तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ को डिफाइन कर देती हैं, क्योंकि इनके बाद ही एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। बुक का चैप्टर नहीं, पर लाइफ का एक चैप्टर। और इससे पहले तुमने जो कुछ भी पढ़ा है ना तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ में, वो इन्हीं क्लासेस के लिए नींव थी, फाउंडेशन थी, इनके लिए ही प्रैक्टिस थी। और जंग से एक दिन पहले तुम कह रहे हो मैं हार गया। जंग से कुछ महीने पहले तुम कह रहे हो यार मैं हार गया। तुम थक सकते हो पर हार नहीं सकते। तुम थक सकते हो पर हार नहीं सकते। इतनी दूर हारने के लिए कौन आता है यार? मेरे एवियमियंस तो नहीं आते। चलो यार, इसी के साथ मैं एंड करता हूं अपने इस वन शॉट वीडियो को। अगली वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 6 की। तब तक के लिए बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और अच्छे नंबर लेकर आना। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय।